हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इजी क्लासेस में। हेयर एट लर्न इजी क्लासेस में आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजीएस्ट और सिंपल वे में समझाऊंगी बच्चों। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। इसके हम ऑलरेडी 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस आपको लेक्चर में लेक्चर 5 में आपको मैं समझाऊंगी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि कई बार आपको मिस हो जाते हैं, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है उन कॉन्सेप्ट्स को, तो उनके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगी। आप यहाँ पर नोट्स भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि मैंने आपको यहाँ पर वीडियोज में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने अब मेरे प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए हैं तो प्लीज क्लिक द लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑलरेडी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमने यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था जब मैंने आपसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस मैंने क्या बताया था कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, जब गैमेट्स बनते हैं पेरेंट से तो वो प्रोसेस जो होती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस दो तरीके की होती है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बींग्स में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म्स क्या है? मेल गैमेट्स हैं, या मेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हो, मेल सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं हम इनको। तो गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन मेल की, उसमें आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दो तरीके की होती है। गैमेटोजेनेसिस, oogenesis क्या होती है? जब फीमेल की ओवरी में ओव्यूल्स का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म्स और ओव्यूल्स क्या है? गैमेट्स है। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर दो टर्म मैंने यूज किए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये क्या है, ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स में जो क्रोमोसोमल सेल्स होते हैं वो हमारे डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड यानी कि पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, और जब उनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होते हैं तो जो गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि जितने आपके पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स में थे उसका हाफ हो जाता है। अगर इसमें डिप्लॉइड में 2n थे, एंड आपका कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, और हैप्लॉइड में आपके हो जाएंगे n, यानी कि जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड टर्म समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है। और ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। इट इज द क्रूशियल एंड द प्राइमरी स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज fertile, it does not occur in asexual reproduction। ऐसा नहीं होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो, गैमेट्स के बीच में फ्यूजन ना हो तो भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। जाइगोट क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड जो सेल बन जाती है वो क्या होती है? जाइगोट हो जाते हैं। जाइगोट से ही आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो जब जाइगोट में डेवलपमेंट होता है और उसकी सेल में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो फाइनली प्लेसेंटल, जो प्लेसेंटा होता है वहां पर जाके इम्प्लांट हो जाता है। जो यूट्रस की लेयर होती है, इनर लेयर, वहां पर प्लेसेंटल टिश्यू डेवलप हो जाता है, वहां पर आपका एम्ब्रियो सेटल हो जाता है, जिसे कि हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन ए प्लेसेंटल वॉल। यूट्रस की प्लेसेंटा में यहाँ पर एम्ब्रियो आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है, जिसे कि हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। An embryo is called the fetus or embryo at the more advanced stage of development and up until birth or hatching। और एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। ह्यूमन के केसेस में जब तक कि बर्थ गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि जब तक बच्चे का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता। जैसे ह्यूमन बींग्स में जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स में या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गेस्टेशन पीरियड भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आफ्टर गेस्टेशन पीरियड
एम्ब्रियो क्या होता है, पूरा फोइटस, फोइटस से बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट हो गया है, ये यूट्रस वॉल है जो कि प्लेसेंटल, यहाँ पर ये प्लेसेंटल सेल डेवलप हो गई है, टिश्यू प्लेसेंटा, और यहाँ पर ये एम्ब्रियो आपका डेवलप हो गया। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जाइगोट से फीटस बनता है। यहाँ पर देखो फर्टिलाइज्ड एग यानी कि स्पर्म्स और यहाँ पर आपके ओव्यूल्स फर्टिलाइज हो गए, फ्यूज हो गए। उसके बाद देखो सेल में डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर एक सिंगल सेल दिख रही है, यहाँ पर देखो डबल, फिर ये आपके 4 सेल हो गए, फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होते होते यहाँ पर देखो ये ब्लास्टोसाइट 4 दिन में इस तरीके के सेल बनती है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने टाइम में इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर हम पूरा ह्यूमन बींग्स का देखें तो जो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, तो आफ्टर 9 मंथ यहाँ पर फर्स्ट डे से लेके फर्टिलाइज एग से लेकर ये देखो आपको पूरा 1 मंथ, सेकेंड मंथ में, 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, 5 मंथ, इस तरीके से पूरा 9 मंथ्स में ये पूरा बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है और ह्यूमन बींग का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ह्यूमन बेबी आपका यहाँ पर फॉर्मेशन आपका होगा। अब हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आ गया बच्चों की क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, हैन में होता है, कैट, डॉग एक्सेट्रा। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि आप बोलोगे कि हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि हैन तो क्या कहते हैं, जो एग होता है वो तो हैन के से बॉडी से आउट होकर फिर हैचिंग की प्रोसेस होती है। यहाँ पर जो ये आपका हैचिंग होती है, जो हैन का जो बेबी बाहर आता है, तो वो तो फीमेल जो हैन होती है उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो आपके बेबी बनने की प्रोसीजर होती है जब बॉडी से बाहर ये एग निकल आते हैं, अंटिल कि हम इन्हें खा ना ले। अगर हम खा लेंगे तो क्या होगा, फिर तो बेबी ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो लेकिन जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर था, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो हो रहा था, वो हैन की बॉडी के अंदर हुआ था, जाइगोट अंदर ही बन गया था बॉडी के। उसके बाद हैचिंग की प्रोसेस या बेबी का डेवलपमेंट की, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसीजर थी, वो बॉडी की आउटसाइड हुई। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ हैन में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर हुआ। क्योंकि हैन के फर्टिलाइजेशन में बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया बच्चों की, पेरेंट्स की बॉडी, फीमेल जो पेरेंट होती है मोस्टली, उसकी बॉडी के अंदर ही क्या कहते हैं, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन, तो हम उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस बॉडी के आउटसाइड होती है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड होती है, फीमेल पेरेंट जो होता है उसके आउटसाइड, बॉडी से बाहर जो प्रोसेस होती है फ्यूजन की, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल मींस आउटसाइड। ओनली माइनॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, एक्सेट्रा। फीमेल पेरेंट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट कर देती है अपने एग किसी भी प्लेस पर, जैसे कि फ्रॉग आपका वाटर में डिपॉजिट करता है एग, और उसके बाद जो मेल पेरेंट्स होता है वो स्पर्म्स इजैकुलेट कर देता है उनके ऊपर, और वहां पर फ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है। इट मींस बॉडी से आउटसाइड, फीमेल बॉडी के आउटसाइड फ्यूजन की प्रोसेस होती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखो आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को और अच्छे से समझ सकते हो। ये फ्रॉग के एग्स हैं यहाँ पर, जो कि फीमेल फ्रॉग ने यहाँ पर एग्स यहाँ पर डिपॉजिट किए हुए हैं, और जो मेल फ्रॉग होता है यहाँ पर स्पर्म्स डिपॉजिट कर देता है, बट बॉडी से आउटसाइड। तो ये जो प्रोसेस होता है फ्रॉग में, वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर देखो जो हैन में होता है, हैन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बॉडी से आउटसाइड होता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट के सर्वाइवल की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो जाता है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर वहां पर आपको वहां पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है, जिससे कि वो डेवलप हो सकता है जाइगोट। जबकि आउटसाइड क्या होता है कि उसके सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पर देखो बच्चे, अभी तक आपने जितने भी टॉपिक मैंने आपसे लेक्चर डिस्कस किए, उसमें हमने ऑलरेडी एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड डिस्कस कर लिया था,
तो आपको काफी कुछ डिफरेंसेस तो समझ आ चुके होंगे, बट यहाँ पर मैंने टेबुलेशन के फॉर्म में दिया हुआ है सो दैट कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको और एग्जाम में टू द पॉइंट आप आंसर लिख सको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स एब्सेंट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, और दोनों पेरेंट्स से एक मेल गैमेट आएगा और एक फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट्स आएगा, जिनका की फ्यूजन होगा, तभी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन की बहुत सिंपल प्रोसेस होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन की सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबसे पहले मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर फीटस बनता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये फर्टिलाइजेशन कहलाती है फ्यूजन की, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने। यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो वेरिएशंस हो सकता था स्पीसीज में, वो यहाँ पर वेरिएशंस भी बहुत लिटिल बिट बहुत लेस होता है, क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं मोस्टली जो आपके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर मिक्स हुआ ही नहीं, सेम पेरेंट्स से, एक ही पेरेंट्स से, तो एक जैसे सारे आइडेंटिकल होते चले जाएंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं, दोनों का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर मिक्स होता है, तो वेरिएशंस के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अभी मैं आपको आगे और भी डिस्कस समझा दूंगी कि किस तरीके से वेरिएशंस होता है, आप देख पाओगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड प्रोसेस है, फेवरेबल कंडीशन मिली और रैपिडली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लोअर प्रोसेस है, बहुत स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, बाइनरी फिशन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बींग्स में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आपके सिलेबस में है ह्यूमन बींग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हमने दोनों को समझ लिया, दोनों के डिफरेंसेस समझ लिए, तो क्या एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉसिबल होती है, क्योंकि तभी आपके जो जीन है वो मिक्स होते हैं और जीन में वेरिएशंस देखने को मिलता है। The species can adapt the new environment due to the variations which gives them a survival advantage. जो न्यू स्पीसीज होती है उनमें अडेप्टेशन की प्रोसेस होती है और वो सर्वाइव के एडवांटेज उनमें बढ़ जाते हैं। A disease is less likely to affect all the individuals in a population. यहाँ पर अगर कोई डिजीज है तो वो पॉपुलेशन में लेस अफेक्टेड होगी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई डिफेक्टेड पेरेंट्स है तो ये श्योर है कि उसके ऑफस्प्रिंग में भी वो डिफेक्ट आएगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफेक्ट है वो लेस हो जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि अदर जो पेरेंट्स है उसका गैमेट्स, उसका जीन में वो डिफेक्ट ना हो और फाइनली वो रेसेसिव हो जाए आगे ऑफस्प्रिंग में चल के, तो यानी कि वो डिफेक्ट आपका मिनिमाइज हो जाएगा। और क्या होता है आपका एडवांटेज, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंस बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैव द एट्रीब्यूट ऑफ बोथ। तो नए जो इंडिविजुअल, जो नया ऑफस्प्रिंग बना है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा होंगे। वेरिएशंस आर मोर सक्सेसफुल इन सेक्सुअल मोड देन इन एसेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल मोड में तो वेरिएशन ना के बराबर होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, यहाँ पर ये टर्म वेरिएशन ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के जो हमें स्पीसीज में इवोल्यूशन देखने को मिलता है वो क्यों देखने को मिलता है, वेरिएशंस के थ्रू ही तो देखने को मिलता है। स्पीसीज में वेरिएशंस होता है, फिर एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है और आगे चल के धीरे धीरे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं, इवोल्यूशन होता है, ग्रेजुअली जो कैरेक्टर्स आपके चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे। The species produced by sexual reproduction survival more than those produced by asexual reproduction. सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी स्पीसीज प्रोड्यूस होती हैं उनका सर्वाइवल टाइम ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज बिकॉज जेनेटिक वेरिएशंस हेल्प देम टू अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस हुआ तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में उनकी एडेप्टेशन की जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पर देखो इसके 2 ऑफस्प्रिंग सेम है, सेम आइडेंटिकल है, फिर यहाँ पर
इसके 2 ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर मैंने शो किया है केवल इसके 2 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पर ये कंटिन्यू कितने भी हो सकते थे, बट यहाँ मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के हिसाब से समझाने के लिए इस तरह से ड्रॉ किया हुआ बच्चे कि देखो यहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं दिख रहा हमें स्पीसीज में। सेम जो ऑफ स्प्रिंग है, चाहे हम पेरेंट जनरेशन में देखें, सेकेंड जनरेशन में देखें या थर्ड में देखें, यहाँ पर सेम आपको आइडेंटिकल आपको ऑफ स्प्रिंग दिख रहे हैं। कोई यहाँ पर जेनेटिक चेंजेस नहीं है, यहाँ पर कोई भी वेरिएशंस नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओनली सिंगल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड और यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन तो प्रोसेस होती है बट बहुत सिंपल प्रोसेस है और ये बहुत फास्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो यहाँ पर 2 पेरेंट्स, 2 अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर के पेरेंट्स हैं बट सेम स्पीसीज के पेरेंट्स है, ये ध्यान रखिएगा, एक मेल और एक फीमेल। अब इनसे जो ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन हुआ और जो ऑफ स्प्रिंग बना मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग बना मेल, अब दूसरे फीमेल के साथ जब इसमें फिर दूसरा फीमेल गैमेट आ गया और फिर फ्यूजन हुआ, यानी कि थर्ड, यहाँ पर थर्ड जनरेशन फिर मेल बना, फिर ये दूसरे फीमेल के साथ यहाँ पर फ्यूजन हुआ, फिर यहाँ पर ये मेल बना। तो यहाँ पर देखो कितना वेरिएशन आपको दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर इनके ऑफ स्प्रिंग देखो ये था, फिर यहाँ पर अदर फीमेल के साथ जब इसके गैमेट्स फ्यूज हुए इस मेल के, तो फिर यहाँ पर देखो इसमें चेंजेस दिख रहा है, फिर इसके अदर फीमेल के साथ इसके गैमेट्स फ्यूज हुए होंगे तो फिर अदर, मतलब कि यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा है ओवरऑल कि किस तरीके से वेरिएशन की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये वेरिएशन ही जो होता है, जेनेटिक्स जो जीन में वेरिएशन होता है, यही आगे चलकर इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन भी नहीं होता और इवोल्यूशन की प्रोसेस भी नहीं होती। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आगे नीट की तैयारी में भी आपके MCQs बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे बच्चों। तो इस चैप्टर की फाइनल सीरीज यानी कि लेक्चर 6 देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।